तो सवाल हमें मिलता है कुछ ऐसा, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन इज x टाइम्स ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन देन वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, तो सुपरफिशियल एक्सपेंशन का मतलब एरियल एक्सपेंशन होता है, वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन को क्यूबिकल एक्सपेंशन भी कहते हैं, और हम जानते हैं गामा बीटा और अल्फा में क्या क्या रिलेशन होता है। देखिए इसे कहते हैं गामा, इसे कहते हैं बीटा, और एक होता है अल्फा। तो गामा बीटा अल्फा में रिलेशन होता है कि गामा की जो वैल्यू है वो 3 अल्फा के बराबर होती है और बीटा की जो वैल्यू है वो 2 अल्फा के बराबर होती है। दोनों को यदि डिवाइड करेंगे तो आपको मिलता है गामा अपॉन बीटा इज इक्वल टू 3/2। तो यहां से मिलेगा आपको गामा इज इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स बीटा, 1.5 टाइम्स बीटा हमें यहां से मिल जाता है। ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आपके लिए, अनअकैडमी प्रोडिजी का जो है टेस्ट होने जा रहा है 23 जनवरी से 10 AM ऑनवर्ड्स, और इस अनअकैडमी प्रोडिजी में यदि आप एक्सेल करते हैं तो आप 20 लाख तक का जो है कॉलेज ग्रांट जीत सकते हैं। ये जो टेस्ट है ये क्लास 7th, 8th, 9th, 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स जो जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए खासकर होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर compete तो कर ही रहे होंगे, और साथ में एक्साइटिंग ऑफर्स और प्राइजेस, स्कॉलरशिप भी जो है यहाँ पे होने वाली है, जो मैं अगली स्लाइड में आपको बताऊंगा। इसमें एनरोल करने के लिए आपको कोड इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। आप यहाँ पे कोड जब भी आपको मांगे तो आप ये कोड जो है जरूर एंटर करना वहां पे। अब यहाँ पे प्राइजेस और स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। तो रैंक 1 मैकबुक एयर, रैंक 2-3 आईफोन, रैंक 4 और 5 एप्पल आईपैड, और रैंक 6 to 40 के लिए अमेजॉन इको डॉट, और रैंक 41 से 100 के लिए अमेजॉन के वाउचर्स यहाँ पे मिलेंगे। और टॉप 500 बच्चों को जो है अलग अलग स्लैब्स में जो है स्कॉलरशिप यहाँ पे लिखी हुई है कि टॉप 10 बच्चों को 100% स्कॉलरशिप, और 11 से 25% जो रैंक के बच्चे हैं उनको 75 स्कॉलरशिप, एंड सो ऑन अप टू 500 रैंक तक स्कॉलरशिप भी आपको मिल जाएगी। बस आपको जो है इस पेपर में जो है आपको एक्सेल करना है। अब इस टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी एक प्रैक्टिस टेस्ट है। अब इस प्रैक्टिस टेस्ट कब होने जा रहा है? 16 जनवरी को जो है ये टेस्ट होने जा रहा है, प्रैक्टिस टेस्ट। और इस टेस्ट में एनरोल करने के लिए फ्री में आप NKC सर लाइव जो है कोड का इस्तेमाल जरूर करिएगा। आप प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, आपको पता लगेगा कि प्रोडिजी में किस तरह के सवाल आने वाले हैं, और अनअकैडमी प्रोडिजी को जो है आप एकदम बढ़िया एक्सेल अच्छे मार्क्स लाइए और स्कॉलरशिप और इनाम जो है जीतिए। उसके बाद कुछ बैचेस की इंफॉर्मेशन है। ये एक फास्ट ट्रैक रिवीजन बैच जो है स्टार्ट होने जा रहा है 19 जनवरी को। ये सिर्फ यही बैच नहीं, तीनों ही बैचेस जो है 19 जनवरी को जो है लॉन्च होने जा रहे हैं। इन बैचेस में जो है टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ये बैच रिवीजन के लिए है, जेई मेन 2022 के लिए। ये जेई मेन और एडवांस के लिए जो है ये बैच स्टार्ट हो रहा है। ये 2023 के मेन और एडवांस के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए है, और ये लास्ट मिनट रिवीजन कोर्स है जो जेई मेन 2022 के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। इस बैच में जो है 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। ये टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपको यहाँ पे बताए जाएंगे, और थ्योरी और MCQ जो है वो भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, वो तो जेनरिक सी बात है। ये क्लास 11th और 12th जो है प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी, और डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन कोटा के लोग जो है यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, और बैकलॉग कवरेज जो है यहाँ पे आपको मिल रहा होगा। ये भी 3 मंथ का रिवीजन कोर्स है। टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाएंगे, और MCQs और ढेर सारे कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे बताए जाने वाले हैं। इसके बाद ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज जो है जेई मेन 2022 के लिए यहाँ पे हो रही है, और ये 23 जनवरी को होगा, और हर संडे 2 से 5 बजे ये टेस्ट होने वाला है। इस टेस्ट में आप ऑल इंडिया लेवल पर तो compete कर ही रहे होंगे, ये बताने की अब जरूरत नहीं है कि ऑल इंडिया लेवल पे compete कर रहे होंगे, आपको पता है ऑल इंडिया लेवल पे compete कर ही रहे होंगे। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जेई और नीट की प्रिपरेशन के लिए, यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो क्यूरेट किए हैं बहुत ही एक्सपीरियंस टॉप एजुकेटर्स ने, और डिटेल्ड सॉल्यूशन जो है आपको इन क्वेश्चंस का मिलने वाला है एग्जाम के बाद, और आपको यहाँ पे जो है टेस्ट रिपोर्ट जो है मिलने वाली है। जो आपने टेस्ट दिया है, जिस तरह से आपने सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जितने टाइम में कितने सवाल छोड़े हैं, ये सारी रिपोर्ट आपको डिटेल आपको मिलने वाला है। उस रिपोर्ट की हेल्प से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं आपके जो वीक एरियाज हैं और उनको इंप्रूव कर सकते हैं जेई मेन से पहले। और 200 लर्नर्स इस टेस्ट सीरीज में उनको स्कॉलरशिप जो है मिलने वाला है, और इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने के लिए आपको इस्तेमाल करना है NKC सर लाइव। अब सबसे बेस्ट न्यूज़ जो है वो ये है कि प्लस का जो सब्सक्रिप्शन है, प्लस सब्सक्रिप्शन जो है, यदि आप 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी बाय करते हैं तो 3 मंथ का फ्री एक्सटेंशन जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और यदि आप 18 मंथ का सब्सक्रिप्शन बाय करते हैं तो 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलने वाला है।
और ये जो ऑफर है ये वैलिड है 17 से 19 जनवरी तक। तो फटाफट से जो है जाइए और इस ऑफर को जो है ग्रैब कर लीजिए यदि आप स्कॉलरशिप, यदि आप ये मेंबरशिप जो है खरीदना चाहते हैं। तो अगले सवाल की तरफ, अ रूम एट 20 डिग्री सेल्सियस इज हीटेड बाय अ हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम कनेक्टेड टू 200 वोल्ट। तो भाई 20 ओम का रेजिस्टेंस है और 200 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है। तो मैं यहां से पावर निकाल सकता हूं कि पावर हीटर कितना जनरेट कर रहा है। तो हीटर के द्वारा जनरेट किया जाने वाले पावर है V² डिवाइड बाय R से हम निकालेंगे, आपको मिलेगा यहाँ पे 2000 जो है वॉट हमें यहां से पावर मिल जाता है 2000 वॉट। द टेम्परेचर इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द रूम एंड द हीट इज ट्रांसमिटेड थ्रू अ ग्लास विंडो। तो भाई जो रूम है हमारा, इस रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट है, मान लेता हूं लेट्स से T के बराबर टेम्परेचर इस रूम का हो चुका है, T1 मान लेता हूं। यहां पर एक विंडो है, यहां पर क्या है, एक विंडो है, और इस विंडो के बारे में बताया गया है कि इस विंडो में जो ग्लास है, इस ग्लास के थ्रू हम हीट का ट्रांसमिशन करवा रहे हैं, और इसका एरिया जो है बेटा 1 मीटर स्क्वायर के बराबर है, और इसका थिकनेस 0.2 सेंटीमीटर है। इसका थिकनेस है 0.2 सेंटीमीटर और इसका एरिया है 1 मीटर स्क्वायर के बराबर। तो कैलकुलेट द टेम्परेचर आउटसाइड, तो हमें टेम्परेचर बाहर जो है T2 वो कैलकुलेट यहां पर करना है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ ग्लास इज 0.2 कैलोरी पर मीटर डिग्री सेल्सियस सेकेंड एंड मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट इज 4.2 जूल पर सेकेंड पर कैलोरी। अच्छा, इसका टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस है। तो भैया देखिए ध्यान से कि जब स्टेडी स्टेट आ जाएगी, तो स्टेडी स्टेट आ जाएगी तो मैं कह सकता हूं कि ये हमारे पास जो ग्लास है, इस ग्लास से जो निकलने वाला रेट है, हीट के बाहर निकलने वाला रेट, वो कांस्टेंट हो जाएगा। जो ग्लास से निकलने वाला हीट है वो कांस्टेंट हो जाएगा, और उस कांस्टेंट हीट रेट को मैं लिख सकता हूं dQ/dt, और वो कितना आ जाएगा आपके पास बेटा, KA डेल्टा T, ज्यादा टेम्परेचर माइनस कम टेम्परेचर, सो 20 - T डिवाइडेड बाय L, यानी कितनी लेंथ से हीट को जाना पड़ रहा है। तो ये 0.2 सेंटीमीटर यहां पे मैं लिख देता हूं 10⁻⁻²। अब जितनी पावर हीटर से जनरेट हो रही है उतनी ही पावर, उतनी रेट से जो है पावर बाहर भी जा रही है, बिकॉज यहां का टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका मतलब एक ही चीज हो सकती है कि जितनी हीट का जनरेशन हो रहा है उतनी हीट बाहर भी निकल रही है। तो हीटर से जो हीट का जनरेशन है वो पावर के बराबर है, और ये किसके बराबर कर दिया, KA डेल्टा T/L के बराबर। अब सारी वैल्यूज आप यहां पे रख दीजिए। ये कितना आ गया बेटा आपके पास 2000, ये हीटर से जनरेट होने वाली पावर है, इज इक्वल टू K इज 0.2, कैलोरी में है तो इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो K हमें मिल गया। एरिया इज 1 मीटर स्क्वायर, डेल्टा T इज 20 - T डिवाइडेड बाय L, लेंथ कितनी लेंथ से होकर जा रहा है 0.2 इंटू 10⁻²। अब यहां पर एक ही वेरिएबल है सिर्फ और सिर्फ T, तो टेम्परेचर की वैल्यू आपको यहां से मिल जाएगी, सॉल्व करने से आंसर निकाल लीजिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ सिलेंडर ऑफ रेडियस R मेड ऑफ अ मटेरियल ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी K1 is surrounded by a cylindrical shell of inner radius R and outer radius 2R made of material of thermal conductivity K2। दो तरह के मटेरियल से कंपोजिट सिलेंडर बनाया गया है। The two ends of the combined system are maintained at two different temperatures. There is no loss of heat across the cylindrical surface, and the system is in steady state. The effective thermal conductivity of the system is equal to। तो थर्मल कंडक्टिविटी हमें इफेक्टिव बतानी है कितनी हो जाएगी। सवाल को ध्यान से सुनिए। हमारे पास दो तरह के सिलेंडर हैं, मतलब दो तरह के सिलेंडर से ये मिलकर बना है हमारा कंपोजिट सिलेंडर। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है R और थर्मल कंडक्टिविटी है K। एक हॉलो सिलेंडर को इसके ऊपर पहना दिया जाता है एज अ टोपी। ये दूसरा सिलेंडर यहां पर हमने पहना दिया, और इसका जो रेडियस है बेटा वो 2R के बराबर है। आउटर रेडियस इनर रेडियस R के बराबर ही है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी है, अच्छा इसकी K1 है और इसकी K2 है, इसकी है K2 के बराबर थर्मल कंडक्टिविटी। अब हमें इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सिंगल सिलेंडर होना चाहिए, एक ऐसा एक सिलेंडर होना चाहिए जिसका फिजिकल डायमेंशन इसके बराबर हो,
जिसका फिजिकल डायमेंशन इसके बराबर हो, यानी कि इसका रेडियस 2r के बराबर हो, साइज में बराबर होना चाहिए, साइज में बराबर होना चाहिए। और मैं मान लेता हूं कि इसका थर्मल कंडक्टिविटी किसके बराबर है, K इक्विवेलेंट के बराबर है, K इक्विवेलेंट के बराबर है इसका थर्मल कंडक्टिविटी। अब सुनिए ध्यान से बेटा, सवाल में दिया है आगे कि इसके जो दोनों एंड्स हैं सिलेंडर के आर मेंटेन्ड एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। इसका ये वाले एंड का टेम्परेचर कुछ और है, इस वाले एंड का टेम्परेचर कुछ और है, यानी कि हीट का फ्लो भी बता दिया है कि लेंथ के अलोंग हो रहा है, हीट का फ्लो लेंथ के अलोंग हो रहा है। और हमें एक बहुत ही प्यारी सी एक राहत की सांस लेनी चाहिए, बिकॉज यदि फ्लो रेडियस के अलोंग होता थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता। यहां पर दिया है कि लेंथ के अलोंग जो है हीट का फ्लो हो रहा है, तो भाई इसमें हीट का फ्लो और इसमें हीट का फ्लो बराबर होना चाहिए, बिकॉज ये दोनों एक ही बात तो है। हम इसको रिप्लेस करके एक सिंगल के वैल्यू का सिलेंडर लगाना चाहते हैं, जिससे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हीट का रेट जो इसमें है, हीट का रेट इसमें भी होना चाहिए। तो यहां पे मैं लिखूंगा कि इसमें जो हीट का रेट होगा बेटा, इसमें हीट का रेट देखते हैं पहले कितना आएगा, K इक्विवेलेंट इंटू एरिया की यदि बात करें तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर डेल्टा टी, लेट्स से डेल्टा टी के बराबर है T1 माइनस T2 के बराबर है, डिवाइड बाय L, लेंथ जो है L के बराबर मान लेता हूं, इज इक्वल टू यहां पे हीट का रेट निकालेंगे तो एक अंदर वाले सिलेंडर से हीट कितना जाएगा, K1 इंटू एरिया है पाई आर स्क्वायर इंटू टेम्परेचर का डिफरेंस है आपके पास डेल्टा टी, डिवाइड बाय लेंथ कितना है L के बराबर, प्लस इस हॉलो वाली जो सिलेंडर है इससे हीट का फ्लो का रेट निकालेंगे तो आपको मिलेगा K2 इंटू एरिया लिखेंगे तो पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इंटू डेल्टा टी डिवाइड बाय L। तो यहां से भाई पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर जो है कैंसिल आउट हो जाता है हर जगह, और डेल्टा टी एल से कैंसिल आउट हो गया तो आपको मिलता है K1 प्लस 3 टाइम्स K2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स K इक्विवेलेंट। तो K इक्विवेलेंट की आपको मिल जाती है वैल्यू K1 प्लस 3K2 डिवाइडेड बाय 4। सो आंसर वुड बी K1 प्लस 3K2 डिवाइड बाय 4। आंसर चेक कर लीजिए, जो भी होगा आंसर नंबर सी बिल्कुल सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सवाल में दिया है द ग्राफ शोन इन द एडजेसेंट डायग्राम रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज x एंड y हैविंग द सेम सरफेस एरिया विद टाइम। दो बॉडी हैं, दोनों का सरफेस एरिया बिल्कुल बराबर है। मान लेता हूं एक बॉडी है A, x है, और दूसरा बॉडी है y। दोनों का सरफेस एरिया बिल्कुल बराबर है और टाइम के साथ इनके टेम्परेचर में जो वेरिएशन है वो इस ग्राफ की मदद से देखा जा रहा है। बोथ ऑफ दीज बॉडीज लूज हीट ओनली ड्यू टू इमिशन ऑफ रेडिएशन। तो क्योंकि इनका टेम्परेचर सराउंडिंग से ज्यादा है तो रेडिएशन की फॉर्म में ये हीट को लूज कर रही हैं। ये भी लूज कर रहा है हीट को, और ये भी अब हीट को लूज कर रहा है टू द सराउंडिंग थ्रू द रेडिएशन मोड। रेडिएशन मोड से ये एनर्जी को लूज कर रहे हैं। फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन एमिसिव पावर एंड एब्जॉर्प्टिव पावर ऑफ द टू बॉडीज। तो एमिसिव पावर का मतलब है एमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर का मतलब है ए, कि कितना ये भाग, कितना फ्रैक्शन जो है ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, एब्जॉर्ब करेंगे, ये मटेरियल जो है एब्जॉर्ब करेंगे, उसका जो है आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं एमिसिविटी की। तो रेडिएशन में एमिसिविटी कौन से फॉर्मूले में आता है, सब जानते हैं, dQ/dt होता है हमारे पास E सिग्मा T⁴। ये एमिशन का रेट है और ये किसके बराबर होता है बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ, बॉडी यदि इसका मास m है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s के बराबर है, तो ms dt/dt से लिखा जा सकता है, dt/dt से लिखा जा सकता है। समझ गए ना बात। तो यहां पे भैया आपको मिल जाता है कि dt/dt जो है वो आपको मिलता है माइनस ऑफ E सिग्मा T⁴ डिवाइडेड बाय ms। दोनों का एरिया सेम है, सिग्मा सेम है, टेम्परेचर सेम है, मास यदि बात करें तो मास सेम, सरफेस एरिया सेम, मास भी मानेंगे सेम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी सेम है। तो बात आती है यहाँ पे एमिसिविटी की, तो जिसका रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा होगा उसका एमिसिविटी भी ज्यादा होगा, जिसका रेट ऑफ कूलिंग कम होगा उसका एमिसिविटी भी कम होने वाला है। तो रेट ऑफ कूलिंग का मतलब समझ सकते हैं कि टेम्परेचर और टाइम के बीच के ग्राफ का स्लोप। तो टेम्परेचर और टाइम के बीच का जो ग्राफ है, इनका स्लोप देखिए, किसका स्लोप का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, किसके स्लोप का मैग्नीट्यूड कम है। यदि ये बात देखना नहीं आता है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आप ऐसे समझिए
कि कौन ज्यादा रफ्तार से गिर रहा है, कौन ज्यादा रफ्तार से गिर रहा है, ये आप सोचिए। तो यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक की, यदि मैं बात करूं यहां से यहां तक की, तो कौन ज्यादा गिरा है? देखिए y गिरा है यहां से लेके यहां तक, y गिरा है, y जो है यहां से यहां तक गिरा है, यहां से यहां तक गिरा है वर्टिकल में, लेकिन जो x है बेटा वो यहां से बेचारा यहां गिर गया है। x जो गिरा है वो इतना गिरा है, y जो गिरा है इतना गिरा है, तो कौन ज्यादा तेजी से गिरा है? तो हम कह सकते हैं कि यहां पर जो x है वो ज्यादा तेजी से गिरा है। इसका मतलब x के लिए ये जो क्वांटिटी है ये ज्यादा होने वाली है। तो यहां लिख सकता हूं dt by dx, यहां लिख सकता हूं dt by dx for dt by dt for x is greater than dt by dt for y। इसका मतलब इमिसिविटी जो है x की वो ज्यादा होगी इमिसिविटी ऑफ y से। तो x जो है वो ज्यादा तेजी से जो है ज्यादा जो है रेडिएशन इमिट करेगा एज कंपेयर टू y। अब हमने ये स्टीफन्स रूल पढ़ा है कि जो अच्छे इमिटर होते हैं वो अच्छे एब्जॉर्बर भी होते हैं। गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। तो इसका मतलब एब्जॉर्प्टिव जो इंडेक्स है इनका, एब्जॉर्प्टिव कोफिशिएंट है, बहुत सारे नाम होते हैं इनके, एब्जॉर्प्टिव पावर कह रहे हैं, तो ax जो है वो भी ज्यादा होगा ay से, बिकॉज गुड इमिटर्स आर गुड एब्जॉर्बर्स। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमिटर। जो ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करेगा वो अच्छे से रेडिएट भी करता है। ठीक बात है बेटा। तो हमें ex x का जो है वैल्यू वो दोनों के लिए इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर के लिए ज्यादा होता है y से। सो ax ay से ज्यादा है, ex ey से ज्यादा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हमारा आंसर है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अज्यूमिंग द सन टू हैव अ स्फेरिकल आउटर सरफेस ऑफ रेडियस r radiating like a black body at temperature T degree Celsius, the power received by a unit surface normal to the incident ray at a distance r from the center of the sun is equal to। तो देखिए सन जो है बेटा, ये सन हर डायरेक्शन में, रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में अपनी एनर्जी को इमिट कर रहा है रेडिएशन के थ्रू। अब मान लीजिए इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से कैपिटल R डिस्टेंस दूर हमारे पास एक सरफेस है जिस पर रेडिएशन जो है नॉर्मली आकर गिर रही है, जिस पर रेडिएशन नॉर्मल आकर गिर रही है। तो आपसे पूछ रहे हैं क्या कि कितना पावर इसके द्वारा रिसीव किया जा रहा होगा। तो पावर जो इसने इमिट किया है बेटा, जो पावर इसने इमिट किया है वो मान लेता हूं P के बराबर है। तो पावर पर यूनिट एरिया निकाला जा सकता है इस पॉइंट पर, यानी कि इंटेंसिटी इस पॉइंट पर निकाली जा सकती है कैसे? P अपॉन 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर। ये हमने इंटेंसिटी निकाल दी है, और इंटेंसिटी जो इसकी यहां पर पहुंच रही है इनटू यहां का एरिया यदि मल्टीप्लाई कर दें, यहां का एरिया यदि मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट एरिया हमें दिया हुआ है, राइट? हमें यूनिट एरिया दिया हुआ है, यूनिट एरिया दिया हुआ है, यूनिट सरफेस एरिया, यूनिट सरफेस। तो यहां पे मैं 1 मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देता हूं और ये मुझे मिल जाता है पावर रिसीव्ड। पावर क्या है? ये रिसीव्ड, जो इसको रिसीव हुई है, इतनी पावर इसे रिसीव हुई है। हमसे पूछा क्या है बेटा, एक बार देख लेते हैं। पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस इज दिस मच। अब ये पावर जो उसने रेडिएट की है वो मैं लिख सकता हूं, बिकॉज ये स्फीयर माना जा सकता है इसको, और स्फीयर का टेम्परेचर है T डिग्री सेल्सियस के बराबर, इसका रेडियस है स्मॉल r के बराबर। तो मैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ से लिख सकता हूं E A सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4, इसे लिखा जा सकता है। तो P को लिखूंगा मैं E, ब्लैक बॉडी है सन तो उसका एमिसिविटी 1, एरिया लिख सकता हूं इसका 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर E A सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1। तो यहाँ भैया 1 1 हटा दो, 4 पाई से 4 पाई हटा दो, तो सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ये आपको मिल जाता है बेटा आपका पावर रिसीव्ड। पावर जो है रिसीव्ड हमें मिल जाता है सिग्मा T टू पावर 4 R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। चेक कर लीजिए आंसर कौन सा सही है। सिग्मा T4 4 पाई R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई, एक सेकेंड रुकिए, आउटर सरफेस ऑफ रेडियस R रेडिएटिंग, सो E A सिग्मा T रेज़ टू द पावर 4 यहाँ पे हमने लिख दिया है। अच्छा डिग्री सेल्सियस में है तो वो तो ठीक है, केल्विन कर देंगे उसको। यहाँ पे 1 मीटर स्क्वायर हमने लिखा है और नीचे 4 पाई R स्क्वायर है, तो 4 पाई तो बचना नहीं चाहिए, यहाँ कैसे बच रहा है? अच्छा बच नहीं रहा, ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है। अरे ठीक है, डी ऑप्शन जो है हमारा सही है बिल्कुल,
यहाँ पे टेम्परेचर हमने केल्विन में मान लिया था, तो इसलिए हमने T⁴ लिखा है। यहाँ पे हमेशा एब्सोल्यूट टेम्परेचर आता है, तो आप यहाँ पे T+273 कर दीजिएगा, T+273 कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा आपके पास, आंसर नंबर डी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है ब्लैक बॉडी इमिट्स रेडिएशन एट द रेट ऑफ P व्हेन इट्स टेम्परेचर इज T। तो यानी P की वैल्यू लिखी जा सकती है E, ब्लैक बॉडी के लिए E की वैल्यू 1 into A sigma T⁴. At this temperature, the wavelength at which the radiation has a maximum intensity is lambda naught. At another temperature T dash, the power radiated is P dash and wavelength at the maximum intensity is lambda naught by T. तो देखिए, जब कोई ब्लैक बॉडी रेडिएशन इमिट कर रही है, जैसे मान लीजिए कि ये एक ब्लैक बॉडी है और ये ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन इमिट कर रही है, तो उस रेडिएशन में डिफरेंट तरह की वेवलेंथ पाई जाती हैं, डिफरेंट तरह की वेवलेंथ पाई जाती हैं, और उनमें से जो वेवलेंथ मैक्सिमम इंटेंसिटी प्रोड्यूस करती है, यानी जिस वेवलेंथ का इंटेंसिटी मैक्सिमम होता है ना, उस इंटेंसिटी वाली वेवलेंथ को टेम्परेचर से रिलेट किया जाता है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से, और वो कहता है कि लैम्डा जो मैक्सिमम इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग लैम्डा है इनटू टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर रेडिएशन इमिट की जा रही है, ये B के बराबर होता है, जो एक कांस्टेंट होता है, और ये सारे ब्लैक बॉडीज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये वाला फॉर्मूला। तो पहली वाली बॉडी के लिए यदि बात करूं तो आपको मिलेगा लैम्डा नॉट इंटू टी, और दूसरी वाली बॉडी के लिए लिख सकता हूं लैम्डा नॉट बाई 2 इंटू टी डैश, है ना। तो यहाँ लैम्डा नॉट से लैम्डा नॉट चला गया, तो टी डैश की वैल्यू आपको मिल जाती है 2t के बराबर, टी डैश की वैल्यू मिल जाती है 2t के बराबर। तो अब हमसे पूछा गया है कुछ ऐसा रिलेशन कि P डैश टी डैश और P और T में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए P हमें T डैश मिल चुका है 2t के बराबर है ना, और हमें यहाँ से P निकाल सकते हैं, कितना आ जाएगा आपके पास A सिग्मा T⁴। ऐसे ही मैं P डैश को निकाल सकता हूँ, P डैश कितना आ जाएगा आपके पास A सिग्मा, यहाँ पे T⁴ आ जाएगा, T डैश की वैल्यू 2t के बराबर है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ से 16A सिग्मा T⁴। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब हमें P डैश की वैल्यू मिल चुकी है 16 टाइम्स P के बराबर, 16 टाइम्स P के बराबर। अब हमें ऐसा कोई रिलेशन साफ साफ नहीं है, तो दोनों तरफ T डैश से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो P डैश T डैश इज इक्वल्स टू 16P इंटू T डैश। T डैश किसके बराबर है, 2t के बराबर है, तो आ जाएगा आपके पास 16P इंटू 2t। तो 16 टू कितना आ जाएगा आपके पास 32t इंटू P इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा आपके पास T डैश इंटू P डैश। सो T डैश P डैश इज इक्वल्स टू 32T आपको मिल जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। ठीक बात समझ में आया। अब आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में दिया है द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय द सन हैज इट्स मैक्सिमम वैल्यू एट अ वेवलेंथ ऑफ 510 नैनोमीटर एंड दैट इमिटेड बाय नॉर्थ स्टार हैज द मैक्सिमम वैल्यू at 350 nanometer. If these stars behave like a black bodies, the ratio of the surface temperature of the sun and the north star is equal to. तो यहाँ पे दो आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है सन और दूसरा है नॉर्थ स्टार, और इनसे जो रेडिएशन निकलता है, उस रेडिएशन में जो मैक्सिमम इंटेंसिटी रखने वाली वेवलेंथ है, उनका वेवलेंथ दिया है 510 नैनोमीटर एंड 350 नैनोमीटर। तो आपको टेम्परेचर्स का रेशियो बताना है, इन दोनों का क्या होगा, सरफेस टेम्परेचर ऑफ सन एंड द नॉर्थ स्टार। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से कि लैम्डा इंटू टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, सो 510 इंटू टेम्परेचर ऑफ सन इज इक्वल टू 350 इंटू टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ स्टार। तो आप टेम्परेचर्स का रेशियो बता सकते हैं, एब्सोल्युटली ऑब्वियसली ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर ऑफ सन बाय टेम्परेचर ऑफ नॉर्थ स्टार आपको मिल जाता है 350 डिवाइडेड बाय 510। 350 डिवाइडेड बाय 510 आपको मिल जाएगा। 0 से 0 आप हटा दीजिए, इसे 17 से इसे डिवाइड कर दीजिए, 17 से गया 34, 0 लगभग 6 के आसपास आएगा, डिवाइडेड बाय आ जाएगा आपके पास 3, आएगा आपके पास 0.6 18 और बचा आपके पास 2 3 9 27, 0.69 के आसपास जो है आपको ये वैल्यू मिलने वाली है। सो आंसर वुड बी 0.69 ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया। अब आगे चलते हैं।
A spherical black body with a radius of 12 centimeter radiates 450 watt power at 500 Kelvin. If the radius were halved and the temperature doubled, the power radiated in the watt would be equal to. तो यहाँ पे पावर रेडिएशन की बात की जा रही है कि पावर कितना रेडिएट करेगा. तो हम जानते हैं फॉर्मूला कि पावर रेडिएशन का फॉर्मूला होता है E A सिग्मा T रेज टू द पावर 4. E A सिग्मा T रेज टू द पावर 4. बिकॉज एक स्फेरिकल बॉडी की बात कर रहे हैं और ब्लैक बॉडी है, तो इसका मतलब E की वैल्यू हो गई 1, A का वैल्यू हो गया 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा T रेज टू द पावर 4. तो हम छेड़छाड़ कर रहे हैं रेडियस के साथ और टेम्परेचर के साथ. रेडियस और टेम्परेचर को चेंज किया जा रहा है, लेकिन बाकी सारी जो चीजें जो हैं वो कांस्टेंट हैं. और पावर के बारे में आपको बताना है, तो मैं यहां से लिख सकता हूं सिंपली पावर इज प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर T रेज टू द पावर 4. इसका मतलब P1 by R1 raised to the power 2 and T1 raised to the power 4 is equals to P2 divided by R2 square T2 power 4. तो पहले पावर था आपके पास 450 वॉट, नीचे आ जाएगा आपके पास रेडियस का स्क्वायर, यानी कि रेडियस मान लीजिए R के बराबर ही है, R का स्क्वायर T रेज टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू, बाद में पावर हो जाती है लेट्स से P के बराबर, डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर, यानी कि बाद में रेडियस का क्या किया है, आधा कर दिया है, यानी कि R/2 का स्क्वायर, और टेम्परेचर को क्या किया है, डबल कर दिया है, यानी कि 2T रेज टू द पावर 4. तो ये आप सॉल्व कर लेंगे आराम से, बड़ा आसान है. R स्क्वायर T पावर 4 से कैंसिल आउट हो गए. 450 इंटू 1/4 इंटू 16 इज इक्वल टू P आपको मिल जाता है 4 से गया 4, आपको मिल गया 1800 वॉट के बराबर. तो जो नई पावर रेडिएशन होगी दैट विल बी 1800 वॉट. इस रेट से पावर जो है रेडिएट होने वाली है यदि रेडियस आधा टेम्परेचर डबल कर दिया जाता है.